हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 8086 के बारे में बात करेंगे। तो 8086 का भी हम लोग बेसिकली क्या है मतलब सीख चुके थे। 8086 के पार्ट 1 में हम लोग बेसिकली सीख चुके थे इसके हिस्ट्री के बारे में और इसका मतलब 2-3 फंक्शन जान चुके थे। अब हम लोग 8086 का मतलब क्या क्या चीज़ें होते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे और फिर साथ साथ में इसके आर्किटेक्चर के साथ साथ हम लोग ALU रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, इन सभी चीज़ों का डिटेल स्टडी करने वाले इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके 16 बिट एड्रेस बस 16 बिट डेटा बस और 20 बिट एड्रेस बस के बारे में जान चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब ड्रा करते हैं तो देखते हैं ये इसका इंटरनल बस है। हम लोग इसके इंटरनल आर्किटेक्चर को पहले समझते हैं कि इसमें इंटरनल आर्किटेक्चर इसका क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम लोग इसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका वो ड्राफ्ट कर लेते हैं कि इंटरनल आर्किटेक्चर में क्या क्या होते हैं और साथ साथ में हम लोग सभी चीज़ों का इसका बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लाइए सबसे पहले हम इसका इंटरनल आर्किटेक्चर को ड्रा करते हैं। इसके पास कुछ जनरल रजिस्टर होते हैं। इट मीन जनरल रजिस्टर मीन जनरल पर्पज रजिस्टर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्या क्या होते हैं इसके पास जनरल पर्पज रजिस्टर के रूप में। कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर को हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए। एक क्यू है हमारे पास, ठीक है। इस क्यू को हम लोग पहले बना लेते हैं। ये क्यू क्या है हमारे पास, क्यू का नंबरिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 4 3 2 1 0। ओके फ्रेंड्स, ये क्यू का जो नंबरिंग है ये बेसिकली क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को पहले वो क्यू में रखता है। ठीक है, जहाँ से भी कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन आपको लाना है, जैसे आप लोग सपोज कीजिए आप लोगों को कोई काम बहुत तेज़ी से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है। इट मीन्स फंक्शन ऑर्गेनाइज कराने से पहले आप लोग क्या करते हैं कि जितने भी अतिथि हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, तब उन सभी की सर्विस देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको क्यू के रूप में सर्विस देते हैं ताकि आपको बार बार अतिथियों को खोजने की जरूरत न पड़े। ये सिस्टम इसमें अपनाया गया। 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें क्या था कि जो अतिथि आ रहा है उनको हम लोग सेवा देते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितने भी अतिथि आ रहे हैं उनको गेस्ट रूम में ले जाके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वहां से अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप लोग 20-20 25-25 अतिथि को ले जाके फिर से सबको सर्विस दिलवाते हैं। ठीक है, सबको खाना खिलाते हैं। तो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा कुछ होता था। इट मीन्स सबसे पहले जो हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास 100 अतिथि है और हमारे पास एक ही मेज है, 8 लोगों को हमें खाना खिलाना है, तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता था कि अगर 100 अतिथि हैं और हमारे पास एक ही मेज है तो जो आया उसको खाना दिया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ साथ में अब जो नहीं आया तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हमारा क्या है कि टाइमिंग अधिक लग रही है, ये हमें उन्हें फिर खोजना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए 8 लोग आए तो 8 लोग को खाना स्टार्ट करा दिए, फिर जब 8 लोग खाकर निकल लिए तो अब बाकी 8 लोग अगर नहीं है तो उन्हें खोज के इकट्ठा करके तब तो लाएंगे। तो इसमें क्या होता था कि पहले ही बुकिंग कर दी जाती थी। अगर हमें 100 लोगों को खाना खिलाना है तो हम लोग क्या करते थे कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को एडवांस लाकर गेस्ट रूम में रख दिया जाता था और वो लोग फिर उस गेस्ट रूम के सहारे बाद में आपके किचन चैम्बर में जाते थे। तो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर की सबसे बड़ी एडवांस थी कि वो क्या था, उसके पास एक क्यू होता था। वो क्या करता था, उसके पास एक क्यू होता था, तो जिस इंस्ट्रक्शन को उसे सर्विस देना है उसको मतलब क्या करेगा, उसको तो सर्विस दे ही रहा है, उसके बाद 2-4 नंबर 5 नंबर बाद जिनका नंबर आने वाला है उनको क्यू में ला के रख लिया है। तो इससे क्या हुआ कि हमें उसे सर्विस देने में उन्हें इंतजार नहीं करना कि वो आएंगे तब सर्विस देंगे, नहीं, वो लोग लाइन में लगे हुए हैं और उनको सर्विस दिया जा रहा है एक के बाद एक, 1 by 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी टेक्निक थी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्यू एक इस्तेमाल करते थे जो बेसिकली क्या करता था, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को बाइट के रूप में रखता था। यहाँ पर हम लोग नोट कर ले रहे हैं, ये क्या करता था, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट। ओके फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट को ये रखता था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, इंटरनल डेटा बस थे। ठीक है, इंटरनल एड्रेस बस थे, आप लोग बना सकते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज थी कि इसके पास कुछ स्टैक सेगमेंट बनाए जाते थे। इट मीन्स वो बेस रजिस्टर कहलाते थे। जो भी इसके पास सेगमेंट रजिस्टर थे वो क्या थे, बेस रजिस्टर होते थे। ठीक है, तो उनको भी हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्या होता था, बेसिकली ये हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अब ये बेसिकली क्या करते थे,
जो से ये बेस रजिस्टर की तरफ बिहेव करते थे। तो बेस रजिस्टर में हम लोग क्या करते थे, टेम्परेरी डाटा रखते थे जिनका मतलब तुरंत यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक बेस रजिस्टर बना के रखते थे। तो ये 4 प्रकार के या 5 प्रकार के होते थे, तो इन सभी को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बेस रजिस्टर है, ईएस के नाम से डिनोट होता था, इसको हम लोग बोलते थे एक्स्ट्रा सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास एक होता था CS DS। ओके फ्रेंड्स, हम सभी को नोट कर ले रहे हैं, CS DS, साथ साथ में एक होता था SS। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमारे पास एक IP होता था। ओके फ्रेंड्स, और फिर अब हमें लगता है बस इतना ही है। ठीक है, तो नोट करते हैं, ये हमारा होता था कोड सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है बेसिकली, ये सभी क्या है, ये बेस रजिस्टर है। इसमें कोई डेटा अगर मान लीजिए आपके पास है तो इसमें हम स्टोर करके रखे रहेंगे। इट मीन्स टेम्परेरी यूज के लिए इसको हम यूज करते थे। ठीक है, टेम्परेरी में अगर आपके पास समझिए कि ब्लॉक ऑफ डेटा है, ब्लॉक ऑफ डेटा मीन्स जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये टेक्निक नहीं यूज की गई थी कि कोई ब्लॉक ऑफ डेटा है तो हम उसको किसी सेगमेंट में रखें, नहीं। ठीक है, जैसे ये गेस्ट रूम से आई आती थी, तो अगर यहाँ पर इनकी सर्विस हो गई, जो भी इनको सर्विस देना था, तो उस सर्विस, जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि ये गेस्ट आए, आप लोग सपोज कीजिए कि ये गेस्ट आए, तो इस गेस्ट को हम लोग खाना खिला लिए। तो मान लीजिए पहले क्या होता था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कि उनको खाना खिलाने से पहले हम लोग खाना खिला देते थे, तो उनको फिर वो लोग अपनी मतलब घर चले जाएं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि उनको अगर वो लोग मान लीजिए बहुत अधिक नंबर में है, उनको उनके पास मान लीजिए बैग बहुत अधिक है। आप ये ऐसे समझिए कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, अगर 100 मेहमान आए आपके घर और उनको खाना खिलाना है, तो उनको क्या करते थे, आर्बिट्री मैनर में हम लोग खाना खिलाते थे। इट मीन्स आर्बिट्री मैनर मीन्स खाना खिलाने का मतलब है जो आया खाना खा के चला गया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि जो 100 गेस्ट आए हैं उनके पास बैग है, सामान है, बाइक है, तो उन सभी चीज़ों को रखने की व्यवस्था नहीं थी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। उनका जो डेटा है, इट मीन्स बैग हुआ, बाइक हुआ, 4 व्हीलर हुआ, उन सभी को रखने की व्यवस्था नहीं थी। टेम्परेरी जो उनका डेटा है, बैग हो, एक बैग क्या होता है, मेहमान का टेम्परेरी डेटा होता है कि वो अपना बैग लेके आते हैं आपके घर और फिर अपना बैग लेके वापस चले जाते हैं। तो सेम वे एग्जिस्ट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में उनके वो रखने के लिए ये जगह नहीं थी, सेगमेंट रजिस्टर नहीं होते थे कि उनके हम डेटा को अपने यहाँ टेम्परेरी स्टोर कर लें। वो लोग जहाँ खाना खाते थे वहीं पर अपना डेटा रखते थे। इट मीन्स वहीं पर अपने बैग, वहीं पर अपनी बाइक रखे रहते थे। तो इससे क्या होती थी, एक प्रकार की मतलब क्रिटिकल कंडीशन जनरेट होती थी और लेट हो जाता था। भाई जाहिर सी बात है, जब आपके मेहमान आएंगे, ठीक है, और उनके बैग, जो भी उनके पास डेटा है, बैग हुआ, बैगेज हुआ, डायरी हुआ, या फिर 4 व्हीलर हुआ, 2 व्हीलर्स हुआ, तो वो लोग जब साथ साथ में आपके जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है वहीं पर लाकर वो भी रखेंगे, तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा, है ना, ट्रैफिकली आप फंस जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लेट तो होगा ही ना। अगर हम उन सभी चीज़ों को एक अलग से स्टोर रूम बना के रखे हैं, उसमें रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो लोग अपना खाना खाए, फिर अपना डेटा लेके, इट मीन्स बैग, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर अपना लेके अपने घर चले गए। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक सेगमेंट रजिस्टर होता था, और जिस इंस्ट्रक्शन को हम लोग सर्विस देते थे, उस इंस्ट्रक्शन के पास अगर सपोज कीजिए ब्लॉक ऑफ डेटा है, तो उस ब्लॉक ऑफ डेटा को रखने के लिए, टेम्परेरी रखने के लिए हमारे पास एक सेगमेंट रजिस्टर होता था, जिसको हम लोग सेगमेंट रजिस्टर कहते थे। ये भी अनेक टाइप का होता था। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं, कोई 2 बाइक से, कोई मान लीजिए कि 2 व्हीलर से आ रहा है, कोई 4 व्हीलर से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, ठीक है, तो उन सभी के लिए आप अलग अलग एक स्टोर रूम बनाए हुए हैं। ठीक है, किसी के पास बैग है, किसी के पास ट्रॉली बैग है, किसी के पास पर्स है, किसी के पास मान लीजिए कि मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है। तो उन सभी को रखने के लिए आप लोगों ने अलग अलग स्टोर रूम रखा है। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों का जो भी मतलब डेटा है, इट मीन्स डेटा मीन्स उनका जो भी सामान है, उनको निकालने में मदद मिलेगी आपको। मतलब सपोज कीजिए कि अगर लैपटॉप वाला आपके पास अलग स्टोर रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि जितने मेहमान ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है, तो वो अपने लैपटॉप वाले रूम में ले जाके स्टोर कर देंगे। जिनके पास बैग है वो बैग वाले रूम में, जिनके पास बाइक है वो बाइक वाले रूम में, जिनके पास 4 व्हीलर वो 4 व्हीलर वाले रूम में, और जिनके पास मोबाइल और पर्स है मोबाइल और पर्स वाले रूम में ले जाके जमा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब वो लोग अपना टेम्परेरी डेटा मतलब फिर वापस लेकर जाएंगे, तो उन्हें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज, इसीलिए इस सेगमेंट को भी ऐसा नहीं रखेगा, उसको बांट दिया गया। इट मीन्स जो जैसा डेटा है उस डेटा को उसी तरह से टेम्परेरी स्टोर किया गया 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इन सब चीज़ों को हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। एक ईएस था,
जो एक्स्ट्रा सेगमेंट था, मतलब कोई ऐसा मान लीजिए डेटा है जो बेसिकली मतलब किसी में क्लासीफाई नहीं है, तो हम उसको क्या करते थे, एक्स्ट्रा सेगमेंट वाले जो हमारे पास बेस रजिस्टर है, मूल रजिस्टर है, उसमें रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स। कोड सेगमेंट, अगर कोई डेटा इंस्ट्रक्शन है उसके कोड दिए गए हैं तो उसको कोड सेगमेंट में हम लोग रखते थे। फिर डीएस होता था डेटा सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, वो क्या होता था, डेटा सेगमेंट में रखते थे। ठीक है। एसएस हो गया स्टैक सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, स्टैक सेगमेंट, तो इसको हम स्टैक सेगमेंट में करते थे। आईपी क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ओके, तो इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में रखते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। बेसिकली कौन कौन, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड, डेटा, स्टैक, इंस्ट्रक्शन। आप लोग इसे सिंपली वर्ड्स में ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा, कोड, डेटा, स्टैक एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, है ना। तो एक्स्ट्रा में हम लोग क्या रखते थे, कोई ऐसे जो थी, अभी हम लोग इसको एनालॉजी से भी तुलना कर ले रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 4 रूम है, 4 से 5 रूम अवेलेबल हैं और आपके जो मेहमान हैं वो वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं। तो देखिए जो जिस मेहमान का, ओके फ्रेंड्स, जिस टाइप के आपको, कुछ मान लीजिए ऐसे मेहमान होंगे जिनकी टाइप अधिक होगा, इट मीन्स जो सिमिलर टाइप के होंगे, तो बैग एंड बैगेज वाले, झोला और ये बैग वाले, ये मेहमान जो हैं ये लगभग सिमिलर टाइप के हैं, इसमें काफ़ी अधिक लोग होंगे, तो उनको हम लोग डेटा सेगमेंट की तरह हम लोग बैग एंड बैगेज स्टोर में दे देते थे, बैग एंड बैगेज स्टोर में। ओके फ्रेंड्स, इसमें नहीं बना रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को क्रिएट हो जाएगी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास 2 व्हीलर है तो उनको हम ले जाके स्टैक वाले में रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स। किसी के पास 4 व्हीलर है और किसी के पास मोबाइल और पर्स है तो उन सभी को हम लोग एक्स्ट्रा में रखते थे, क्योंकि मोबाइल, पर्स, घड़ी, जूते, इन सभी चीज़ों को हमें रखने के लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट रखा, फीड किए गए थे, हम लोग सेगमेंट रजिस्टर रखते थे, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ थिंग्स है, इसलिए उनको हम लोग आर्बिट्री रैंडमली वाले ले जाके रख देते थे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी के पास इतना अधिक रूम नहीं होता है कि प्रत्येक वस्तु को स्टोर करने के लिए अलग अलग रूम में अलॉट किया जाए, है ना फ्रेंड्स। तो एक हम लोग आर्बिट्री मिस्कुलिनियस फाइल बना देते हैं, उसमें सभी प्रकार के डेटा रहते हैं, जितना आप क्लासीफाई कर लिए, और जो जिसका हम क्लासीफाई नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या करते थे, मिस्कुलिनियस में डाल देते थे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक होता था। ठीक है, ये स्टैक पॉइंटर होता था। ओके फ्रेंड्स, है ना। और इससे हम लोग बेसिकली, स्टैक पॉइंटर मत बोलिए, इसको बोलिए आप लोग यस स्टेटस, यस, ये यस पिन होता था। ठीक है फ्रेंड्स, वो इन सभी के लिए कोड जनरेट करता था कि कौन सा टेम्परेरी डेटा किस वाले रजिस्टर, किस वाले बेसमेंट रजिस्टर में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग फिर इंटरनली इसको कनेक्ट कर देते थे और इसके लिए हम लोग बाहरी एक मेमोरी से इंटरफेस भी कराते थे। ओके फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए कि कोई डेटा मेमोरी से, बाहरी मेमोरी से, ये देखिए ये तो इसके इंटरनल आर्किटेक्चर हो गए, कोई डेटा अगर बाहरी मेमोरी से आ रहा है, इट मीन्स हार्ड डिस्क, CD डिस्क, ड्राइव, वीडियो कैसेट, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, इन सभी चीज़ों से जो डेटा आ रहा है वो मेमोरी इंटरफेस कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मेमोरी इंटरफेस। ठीक है, तो ये जब इन सभी चीज़ों से जो डेटा आ रहा था उनके लिए अगर जो हमारे पास कोड जनरेट होता था, जो हम लोग एक मल्टीप्लेक्सर या डिकोडर यूज़ किए थे, वो उनके लिए था बेसिकली। ओके, तो ये हमारा हो गया इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा चीज़ हमारा क्या कहलाता था, BIUU, इट मीन्स बस इंटरफेस यूनिट। क्यों कि इसमें बेसिकली माल ढुलाई का काम किया जाता था, इट मीन्स डेटा का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूशन नहीं कहीं किया जा रहा है, टेम्परेरी डेटा का आप लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको ले जा रहे हैं टेम्परेरी डेटा को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी से जुड़ा हुआ एड्रेस एंड डेटा बस थे बाई डायरेक्शनल। ठीक है, एड्रेस बस तो यूनिडायरेक्शनल होते थे, बट डेटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता था। ओके फ्रेंड्स, अब इन सबको हम लोग फिर से इंटरनली डेटा बस से जोड़े हुए थे। ये हमारे पास क्या थे, इंटरनल डेटा बस। ओके फ्रेंड्स, तो इंटरनली डेटा बस से हम लोग इसको जोड़े हुए थे। ठीक है, जब इंटरनली डेटा बस से हम जोड़े हुए थे तो इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट भी होती थी। ओके, क्योंकि इन सभी को कंट्रोल करना है हमारे पास, तो इनके लिए हमारे पास एक क्या रहेगी, कंट्रोल सिस्टम यूनिट भी रहेगी, कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ये क्या करता था बेसिकली, ये BIU का फंक्शन था, बेसिक इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट, जो माल ढुलाई का काम करता था। इसमें डेटा को ये एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता था, इंस्ट्रक्शन को फेच करता था, प्री फेच करता था, फिर उसको क्यू में स्टोर करता था,
तो इन सब चीज़ों में क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर ही तो करना है। इंस्ट्रक्शन फेच मीन्स रिसीव करना, इंस्ट्रक्शन रिसीव मीन्स क्या करना है, डेटा वहां से लाना है, एड्रेस लेना है, एड्रेस से डेटा लाना है, ठीक है। क्यू में रखना है, ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, क्यू में 1 बाई 1 डेटा को आगे पहुंचाना है। तो सब क्या है, बस इंटरफेस यूनिट के अंतर्गत आता था। बाद में हम लोग इसको फिर अब लाए हम लोग अपना बेसिकली इसको नेक्स्ट वाली जो हमारे पास यूनिट हुई वो यूनिट कहलाती थी एग्जीक्यूशन यूनिट। तो ये इसके नीचे थी, ठीक है। तो उसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए ये इसके नीचे थी, तो आपको भी पता है कि जो हमारे पास ये यूनिट थी, इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये यूनिट थी हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर की और एएलयू का, वो सभी चीज़ों को देखिए फंक्शन का फंक्शनैलिटी किस में होता है, बेसिकली फंक्शन का फंक्शनैलिटी हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर में होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली क्या करना है, उसको जनरल पर्पज रजिस्टर में रखेंगे, एएलयू में रखेंगे, तभी जाके तो हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ले आइए हम लोग अब इसके जनरल पर्पज रजिस्टर की भी बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके पास जनरल पर्पज रजिस्टर होते थे 16 बिट के, ठीक है, और कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर भी होते थे जो स्पेशल वर्क को करते थे। तो आइए इन सभी चीज़ों का हम लोग डिटेल स्टडी आर्किटेक्चर में कर लेते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर और फिर हमारे पास स्पेशल पर्पज रजिस्टर, फिर इसके पास एक एएलयू होता था। एएलयू में क्या होता था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन होता था। ओके फ्रेंड्स, जैसे 8085 में क्या होता था, एक एएलयू होता था, उसमें क्या होता था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी चीज़ों को एएलयू में हम लोग कंट्रोल करते थे। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मतलब हमारे पास वर्क होता था वो एएलयू में होता था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन में। तो हम लोग इसको नोट कर ले रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग यूज करते थे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि जो भी हमारा जो फंक्शन है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की सहायता से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते थे। ओके फ्रेंड्स, और जनरल पर्पज रजिस्टर है, जैसे आप लोग समझिए कि हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या करते थे कि पहले डेटा को हम लोग एएलयू में ले जाते थे, एएलयू के एक्यूमुलेटर में, फिर उस डेटा को हम लोग प्रोसेस करते थे, तब तो जाके एग्जीक्यूट करते थे। तो एग्जीक्यूशन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होना चाहिए और जनरल पर्पज रजिस्टर होना चाहिए। जबकि ये जो ऊपर वाले चीज थे बीआईयू में, बस इंटरफेस यूनिट में, उसमें सेगमेंट रजिस्टर होता था और इंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रीम होता था उसको प्रीफेच क्यू में स्टोर करने के लिए वो बेसिकली यूज किया जाता था। और एक कंट्रोल सिस्टम यूनिट होता था। कंट्रोल सिस्टम यूनिट जो रहता था वो बेसिकली क्या करता था, इन सभी चीजों को कंट्रोल करता था। ओके फ्रेंड्स, जब कंट्रोलिंग करेगा तभी तो जाके हमारे पास इंस्ट्रक्शन को पहले प्रीफेच में करेंगे, प्रीफेच से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हम लोग ले जाएंगे एक्स्ट्रा सेगमेंट में, कोड सेगमेंट में, डेटा सेगमेंट में, ठीक है, या फिर स्टैक सेगमेंट में, आईपी में। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते थे, उसको लाते थे बस इंटरफेस यूनिट से यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट में। ये हमारा पूरा यूनिट क्या थी, यू थी। यू मीन्स एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या होता था कि हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते थे और उसका रिजल्ट प्राप्त करते थे। तो आइए हम लोग एएलयू में और भी क्या क्या फंक्शन थे उसको भी हम लोग नोट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फिर इधर से एक आता था इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल डेटा बस, इंटरनल एड्रेस बस, ठीक है। ये कनेक्टेड होता था एएलयू से डायरेक्ट, ठीक है। कुछ ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के जिसको हमें क्यू में रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो डायरेक्टली मतलब एएलयू से कनेक्टेड थे और इंटरनली वो मतलब हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट से भी कनेक्टेड थे। उसमें हमारा कंट्रोल यूनिट का कोई बहुत बड़ा कमांड नहीं रहता था। ये देखिए एक कंट्रोल यूनिट का कमांड है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कोई कंट्रोल यूनिट का बहुत बड़ा कमांड नहीं रहता था, वो डायरेक्टली मतलब एग्जीक्यूट हो जाते थे जो छोटे इंस्ट्रक्शन थे। ओके फ्रेंड्स, कोई बड़ा प्रोग्राम था तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट का मतलब कमांड होना बहुत जरूरी है। बिना कंट्रोल यूनिट से हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दो और चीज़ें रहती थी, ऑपरेंड एक होता था और एक फ्लैग होता था। आपको भी पता है ऑपरेंड और फ्लैग, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इन लोगों की भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। फ्लैग क्या है, फ्लैग आप लोग पढ़ चुके हैं। फ्लैग क्या है, ये स्टेटस दिखाता है कि हमारे पास एएलयू का क्या स्टेटस है, एएलयू में कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, एएलयू में पॉजिटिव डेटा है या नेगेटिव डेटा है, कैरी बिट जनरेट हुआ है या नहीं जनरेट हुआ है, पैरिटी बिट ऑड है या इवन है। इन सभी चीज़ों को डिनोट कराता है। जैसे किसी देश का झंडा होता है तो झंडा क्या दिखाता है, अगर झुका हुआ है तो किसी बड़े नेता की मृत्यु हो गई है, अगर फहर रहा है, अगर झंडा लहरा रहा है, इट मीन्स वो मतलब अच्छे से फहराया जा रहा है झंडा, तो हमारे यहाँ देश में सुखी और समृद्धि है। तो उसी प्रकार एएलयू को स्टेटस को दिखाने के लिए हमारे पास
16 बीट का एक फ्लैग भी होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 16 बीट का होता था फ्लैग। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे बोल सकते हैं कि 8 बीट का फ्लैग होता था, ये 16 बीट का फ्लैग होता था। लेकिन इसमें कुछ उसमें क्या था, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बीट का फ्लैग होता था, लेकिन इसमें 16 बीट का फ्लैग होता था। लेकिन बेसिकली हम लोग 9 बीट को यूज किए थे। ठीक है, और जो बाकी 7 बीट थे उनको हम लोग अनयूज्ड स्टेटस में रखे थे, कोई और कार्य करने के लिए हम उसको यूज कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे आप लोग मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था, बीच बीच में खाली जगह छोड़ दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर किसी अन्य तत्वों को इसमें रख लिया जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी अगर कोई इंटरनल अन्य फंक्शन बढ़ाना है तो इस जो फ्लैग वाले यूनिट में खाली जगह है उसमें हम लोग इसको एडजस्ट करके एएलयू को मॉनिटर कर सकते हैं। फ्लैग का क्या काम है, बेसिकली एएलयू को मॉनिटर करना कि एएलयू में कैसा डाटा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। ठीक है, इन सभी चीज़ों का उसका स्पेसिफाई करना है। डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग फ्लैग यूज करते थे। ऑपरेंड देखिए बेसिकली क्या करता था, ऑपरेंड, ये ऑपरेंड क्या होता था कि जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वाले 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑपरेंड का क्या काम है। ऑपरेंड बेसिकली क्या होता था कि जो भी हम लोग डेटा मतलब एग्जीक्यूट करते थे, उस डेटा के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपरेंड जो होता था वो डेटा ही होता था। जैसे आपको कोई संख्या ऐड करना है किसी संख्या में, तो जो संख्या ऐड करना है वो एडिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, ऑपरेंड बोलते थे। और जिस इंस्ट्रक्शन की सहायता से उसे ऐड किया जाता था उसको हम लोग ऑपकोड बोलते थे। तो इसमें ऑपरेंड के लिए एक अलग से मतलब हमारे पास एक रजिस्टर होता था, उसमें सिर्फ ऑपरेंड रखा जाता था। ओके फ्रेंड्स, अब प्रीवियस वाले में हमारे पास ऑपरेंड के लिए कोई अलग से नहीं था। ठीक है, प्रीवियस जो हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़े थे उसमें ऑपरेंड के लिए कि कोई अलग से रजिस्टर नहीं होता था। उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते थे, डायरेक्टली मतलब ऑपरेंड को हम डेटा एज्यूम कर लेते थे, इसमें अलग ऑपरेंड होता था। तो इन्हीं सभी एडवांस टेक्निक के चलते हमारे पास जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर हुआ वो काफ़ी डेवलप हुआ और काफ़ी फास्ट हो गया एज कंपेरिजन टू 8085। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एएलयू के बारे में हो गया। एएलयू में वो सभी चीज़ होते थे जो हमारे प्रीवियस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होते थे, उससे कुछ और एडवांस ही होता था। इसमें क्या होता था, एक्यूमुलेटर 16 एंड 8 बिट दोनों बिट का हो सकता था। ये आपकी चॉइस है कि आप 8 बिट डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं या 16 बिट। जब हमें 16 बिट डेटा को प्रोसेस करना है तो ये 16 बिट डेटा का बन जाता था, जब 8 बिट डेटा को प्रोसेस करना है तो 8 बिट डेटा का कार्य करने लगता था। तो ये अपनी चॉइस थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर में। इसमें जनरल पर्पज जो रजिस्टर थे वो बेसिकली 4 थे। ठीक है, ए बी सी डी, तो हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं ए बी और सी डी से, ए एल ए एच, ए बी एल बी एच, सी एल सी एच, डी एल डी एच। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ए एल एंड ए एच मिलकर एक 16 बिट डेटा जनरल पर्पज रजिस्टर बनाते थे। तो एल डिनोट कर रहा है ए वाला जनरल पर्पज रजिस्टर विथ लोअर ऑर्डर एड्रेस, मतलब लोअर ऑर्डर बाइट, एंड एच डिनोट कर रहा है कि ये जनरल पर्पज रजिस्टर विथ हायर ऑर्डर बाइट। इन दोनों को अगर हमारे पास मान लीजिए कि इसमें क्या थी 8086 में कि देखिए कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो प्रीवियस जो चीज़ हमारे पास आईसी है या उसके जो प्रीवियस डिवाइसेस हैं उनको भी हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस जो डिवाइस बन चुकी है वो पूरी तरह से बेकार हो जाए कोई मार्केट में। तो इसलिए कभी कभी हम जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें 80 और 8085 और 8086 दोनों माइक्रो प्रोसेसर की जब जरूरत पड़ेगी तो ये देखिए कि वो 8 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा और ये 16 बिट का। तो ये बताइए कि अगर हमें 8086 से 8 बिट डेटा को प्रोसेस करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया, ऑप्शनल में इसे इन्वेंशन जो इन्वेंटर थे उसको ऐसे बनाए कि हम लोग 8086 से 8 बिट डेटा भी प्रोसेस कर सकते हैं, 16 बिट डेटा भी मतलब प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में रखा गया, AL AH, BL BH, CL CH, DL DH। इट मीन्स D हायर D लोअर, C हायर C लोअर, B हायर B लोअर, AL मीन्स A हायर A लोअर। ठीक है, इट मीन्स अगर हमें 8 बिट डेटा को प्रोसेस करना है तो किसी एक रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर का एक सेगमेंट यूज कर लेंगे। अगर हमें 16 बिट डेटा को प्रोसेस करना है तो उसके दोनों सेगमेंट को यूज करेंगे, हायर ऑर्डर बाइट एंड लोअर ऑर्डर बाइट। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीजें हो गई आपके जनरल पर्पज रजिस्टर में। आपको भी पता है कि जनरल पर्पज रजिस्टर की क्या वर्किंग फंक्शन है। उसमें क्या होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर में हम लोग कोई भी डेटा को रखते हैं टेम्परेरी, कैसी मेमोरी की तरह बिहेव करता है, मतलब फास्टिंग स्पीड के लिए हम लोग जनरल पर्पज रजिस्टर रखते हैं। ठीक है,
और अगर वही हमारे पास जो डेटा है बहुत ब्लॉक ऑफ डेटा है तो उसको हम लोग बेस रजिस्टर में रखते हैं, जो ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ES सेगमेंट, CS सेगमेंट, DS सेगमेंट और SS सेगमेंट और IP सेगमेंट के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ और जनरल पर्पज रजिस्टर थे। ठीक है, PC की जो वैल्यू होती थी उन सभी चीज़ों को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। सबसे पहले एक होता था ASP, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ऊपर हम लोग एक स्टैक सेगमेंट की बात किए थे और यहाँ पर एक स्टैक पॉइंटर। आपको भी पता है कि जब आप लोगों ने स्टैक और सब रूटीन की बातें पढ़ी थी तो उसमें स्टैक पॉइंटर का क्या रोल था, तो वही रोल इसमें भी था, स्टैक पॉइंटर था। इट मीन्स किसी डेटा का कोई, मान लीजिए कि हमारे पास मतलब वो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लोग बीच में अगर इंटरप्ट कर रहे हैं और फिर उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके एड्रेस को हम लोग स्टैक पॉइंटर में ले जाके सेव कर देते थे। ओके फ्रेंड्स, एक हमारे पास होता था बीपी। बीपी क्या होता था, ये बेस पॉइंटर होता था। ये बेस को डिनोट करता है कि आपका डेटा कौन से बेस से है। इट मीन्स एक्स्ट्रा सेगमेंट डेट से है या कोड सेगमेंट से है या फिर डाटा सेगमेंट से है या फिर स्टैक सेगमेंट से। ओके फ्रेंड्स, एक हमारे पास होता था SI एंड DI। ठीक है, इन लोगों को भी नोट कर लें, SI DI। SI क्या होता था, स्टैक इंडिकेटर, एंड DI जो हमारे पास होता था डाटा इंडिकेटर। ओके फ्रेंड्स, ये सभी चीजें इसके हो गए। ठीक है, तो ये सब हमारे पास बेसिकली क्या थे, इसके संरचना थे। जो हमारे पास SI था, DI था। ठीक है, सोर्स इंडेक्स भी बोल सकते हैं, SI को हम लोग सोर्स इंडेक्स भी बोलते हैं। लाइए हम लोग उसको पहले ये सोर्स इंडेक्स ही कंक्लूड करें, सोर्स इंडेक्स एंड डेजिनेशन इंडेक्स, डेजिनेशन इंडेक्स। और ये BP जो हमारे पास है बेस रजिस्टर है, बेस पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी चॉइस है कि आप लोग क्या क्या रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ले ले रहे हैं बेस पॉइंटर और ये स्टैक पॉइंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सोर्स इंडेक्स और डेजिनेशन इंडेक्स की हम लोग भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सोर्स इंडेक्स क्या है, डेजिनेशन इंडेक्स क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग सिस्टम की बात करेंगे। और उसके बाद से हम लोग 8086 के फिजिकल एड्रेस जनरेशन, वर्चुअल एड्रेस जनरेटर, मोड, एड्रेसिंग मोड, इन सभी चीज़ों की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम सोर्स इंडेक्स जानते हैं। सोर्स इंडेक्स करने का मतलब क्या है कि कोई जो डेटा है वो किस सोर्स से आ रहा है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग, जैसे आप लोग कोई मान लीजिए कि कोई बुक आप लोग देखे हैं तो उस बुक में क्या है कि जितने भी बुक के चैप्टर हैं उनको हम लोग पहले एक इंडेक्स में रख लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमारे पास ये डिटेल कंटेंट है, चैप्टर 2 में ये कंटेंट है, मतलब चैप्टर 2 में ये सिलेबस है, चैप्टर 3 में ये सिलेबस है। उसी प्रकार सोर्स इंडेक्स क्या करता था कि डेटा को सोर्स का, जो डेटा का सोर्स है, डेटा कहाँ से आ रहा है, उनको इंडेक्स के फॉर्म में बदलता था कि ये डेटा यहाँ से आ रहा है, ये डेटा यहाँ से आ रहा है। मान लीजिए कोई डेटा आ रहा है आपका CPU से, कोई डेटा आ रहा है आपका स्टैक रजिस्टर से, कोई डेटा सेगमेंट रजिस्टर से आ रहा है, कोई पॉइंटर रजिस्टर से आ रहा है, कोई हमारे पास प्रीफेस से आ रहा है, कोई एलिव से आ रहा है। तो इन सभी को वो डिनोट करने के लिए हमारे पास सोर्स इंडेक्स होता था। ओके फ्रेंड्स, मतलब चैप्टर वाइज आपको समरी देने के लिए, डेटा का मतलब लोकेशन का समरी देने के लिए सोर्स इंडेक्स होता था ये हमारे पास 8086 में। और एक होता था हमारे पास डेजिनेशन इंडेक्स, मतलब डेटा को कहाँ जाके टर्मिनेट होना है उसके लिए भी हम लोग इंडेक्स रजिस्टर बनाए थे। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देखिए प्रैक्टिकल जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप लोग एक इंडेक्स बनाते हैं। उस इंडेक्स में आप लोग क्या लिखते हैं, प्रैक्टिकल का नाम क्या है, प्रैक्टिकल का नंबर क्या है, प्रैक्टिकल किस पेज से लेके किस पेज तक है ना। तो यही सब चीज ये सब करते थे सोर्स इंडेक्स और डेजिनेशन इंडेक्स। तो सोर्स इंडेक्स क्या करता था, उसके सोर्स फार्म का इंडेक्स बनाता था, और डेजिनेशन फार्म जो भी डेटा है वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, एलयू में डेटा स्टोर हो रहा है या किसी मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर हो रहा है या हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर हो रहा है या सेगमेंट में जाके डेटा रुक रहा है। ठीक है, तो इन सभी का इंडेक्सिंग करता था हमारा डेजिनेशन इंडेक्स। और एक होता था बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर क्या दिखाया था कि किस सेगमेंट का डेटा है उसको हम लोग बेस पॉइंटर से डिनोट करते थे। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हम लोग पूरी चीजों को कवर कर लिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास क्या था, मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर आप 8086 का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है इस लेक्चर में आई होप कि पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एनोलॉजी भी हमने प्रॉपर वे में दिया है, उस एनोलॉजी से आप लोग एक बार जब कंपेरिजन करेंगे तो आई होप, हमें लगता है कि आप लोग सभी चीज क्लियर कट में जान जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।